मैं सुबह 5:10 को उठता हूँ और सुबह से शाम तक मेरी लाइफ बहुत एकदम पंक्चुअलिटी यानी बहुत 100% पूरी। आप मेरे को बोलोगे 9 बजे मैं यहाँ दिखूंगा तो यहीं दिखूंगा मैं, 9:30 बजे ऑफिस रहूँगा तो 9:30 बजे ऑफिस ही रहूँगा मैं। तो यानी वो डिसिप्लिन आज भी करता हूँ और पूरी एंजॉय के साथ में जीता हूँ। कोई कहानी मेरी कोई खास नहीं है, ऐसी कहानी तो ऐसी बन जाती है, कारवा बनता है और कहानी बन जाती है, बट लोगों को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है हालांकि, क्योंकि मेरी भी जर्नी जो है एक बहुत मैं इतनी मेरी दुकान थी, ये जितना स्टेज है इससे भी थोड़ी छोटी थी हालांकि। तिलक पुतले के पास आज भी है, अभी भी है। मैं हर हफ्ते में एक बार लगभग जाता हूँ वहाँ पर दर्शन करने के हिसाब से कि यहाँ से मैं चला था, भले कहीं पर आज यहाँ खड़ा हूँ बट उसको मैं भूला नहीं हूँ और आज भी वो दुकान मेरी वहीं पर है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अकोला एंड कुछ करना है वो सोच के हिसाब से मैं यहाँ नागपुर आया। नागपुर में पहले वो तिलक पुतले के पास दुकान मैंने पहले ली, वहाँ पर भी मेरी कहानी ऐसी शुरू होती है कि उस दुकान में जब मैं बैठा पहले तो वहाँ बाजू में एक पान ठेला है, उस पान ठेले पे लोग पान खाने आते थे और लोग कहते थे कि यार ये कितने दिन का मेहमान है, ये यार क्या है, कितने दिन टिकने वाला है या क्या रहने वाला है। तो साला मैं समझ नहीं पाया कि क्या है क्या। सामने एक हमारे एक भगवान भाई उत्तम चंदानी की दुकान थी, उनको जाके पूछा जस्ट कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है ऐसा बोल रहे हैं। तो उसने कहा नितिन भाई ऐसा है कि यहाँ पर पहले 35 जने बदल चुके हैं अभी तक के और आप 36वें हो, तो अब आप पता नहीं आप क्या इस कारण से बोले दुकान काफ़ी अपसुकन मानी जाती है, ऐसा जो भी कहते हैं कि इस दुकान में जो भी आता है वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने ज़्यादा ज़्यादा 1 साल में तो बदल ही जाता है। तो तब मैंने बोला अब तो कुछ करके दिखाना है। सामने माता जी का मंदिर था, दर्शन किए, मैं बोला अब तो कुछ करना है। उस ज़माने में मैंने एडवर्टाइजमेंट तो हालांकि काफ़ी महंगी पड़ती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक टांगे के ऊपर दोनों साइड में बोर्ड लगा के सेल का एक स्टेज लगा के ढोल बजा के लोगों को फैलाया। मैंने एक टांगा वाला किया और एक ढोल वाले किया, दोनों 35-35 रुपये में, यानी 70 रुपये मेरे को रोज़ का देना था उसको, और 70 रुपये रोज़ में वो टांगा रोज़ का 10 घंटे घूमता था। आप बिलीव नहीं करोगे, विदिन 1 महीने के अंदर उस दुकान में इतना इतना रस आना लग गया, इतना, यानी वो दुकान हालांकि आप कॉर्नर में, कोई मार्केट नहीं बोलेंगे उसको क्योंकि वो तिलक पुतला के कोने पे है, मार्केट महाल में था, इतवारी में था, बर्डी में था, सदर में था, बट एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि लोग इतना इतना रस होता था कि मेरे को दोपहर को खाना खाने भी जाना पड़ता था तो लोगों को धक्का मार के शटर डाउन करके फिर बोलता था माफ़ कीजिए मैं आता हूँ। और जब मैं आता था तो बाहर कम से कम लेडीज़ की 200-250 लेडीज़ खड़ी रहती थी, इतनी रस होती थी। ये कहानी की शुरुआत थी मेरी। उसके बाद जब मैं गैस चूल्हा बिजनेस शुरू किया उसके साथ में, क्योंकि हम 3 भाई थे, 2 भाई और मेरे अकोला से नागपुर आ चुके थे, तो मैंने बोला कुछ और नया करना चाहिए। तो मैंने एक गैस स्टोव यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में गैस स्टोव बनाने का काम शुरू किया पहले, सबसे पहले जो घर का गैस चूल्हा आता है। And I found that whenever government is releasing some new LPG connection, we are getting a very good response from the market. उस टाइम में क्या था, सिलेंडर की काफ़ी डिमांड थी, यानी लोगों को गैस अवेलेबिलिटी बहुत प्रॉब्लम है। 90s की बात कर रहा हूँ, 1888-90s की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप होते गया और वी बिकेम नंबर 1 इन सेंट्रल इंडिया, हम लोग काफ़ी नंबर 1 हो गए। Then in 1993 गवर्नमेंट लिबरलाइज द पॉलिसी दैट एनीबडी कैन डू इम्पोर्ट, एनीबडी कैन डू मार्केट। तो आई थॉट वाई डोंट एंटर इनटू एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग, क्यों ना एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग में आया जाए। सबसे पहले यहाँ पर एक कोसान मेटल इंडस्ट्रीज करके एक यूनिट को देखा, क्योंकि उस वक्त क्या था, नया यूनिट लगाना गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देती, वो लाइसेंस यूनिट गिने जाते थे, तो वो नए यूनिट कोई सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग के लगा नहीं सकता था, तो या तो आपको एग्जिस्टिंग ही लेना पड़ेगा कोई, उसी को देख के टेक ओवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कोसान इंडस्ट्रीज करके कलमेश्वर में एक यूनिट था, वो मिस्टर आर.एम. गोकुलदास जो वरुण शिपिंग और धर्म सिंह मोरारजी के चेयरमैन थे, उनका वो यूनिट था। वो मैंने देखा, वो यूनिट मुझे बहुत पसंद आया, मैंने बोला इस यूनिट को बात करनी चाहिए। मैं जब बॉम्बे, वो बॉम्बे बेस्ड थे, बॉम्बे जब उनके पास पहुंचा पहले तो वो मैं सोचा कि वो यूनिट मुझे इमीडिएटली मिल जाएगा, क्योंकि मैंने देखा था यूनिट में लेबर प्रॉब्लम भी काफ़ी चल रही थी
और जो RM गोकुलदास थे, दैट टाइम ही वाज अराउंड 84 ईयर्स ओल्ड थे, और नोबडी बिहाइंड हिम, कोई उनके पीछे नहीं था। तो ये सब समझने के कारण मैंने सोचा कि वो यूनिट मुझे मिल जाएगा। भाटियास थे। जब उनके पास पहुंचा तो पहले तो उन्होंने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा और फिर बोले कि यार हु टोल्ड, आई डोंट वांट टू सेल माय यूनिट, प्लीज़ गेट आउट फ्रॉम माय केबिन। मैं बोला कि काका, मैं गुजराती में उनसे बात किया, जो તમારી પાસે આવ્યો છું, ઘણી ઈચ્છા છે, તમને યુનિટમાં ઘણા પ્રોબ્લેમ છે, મને ખબર છે, તો પ્લીઝ અલાઉ મી, आई कैन रन इट प्रॉपरली, હું कर सकूँगा। तो नो आई डोंट वांट टू सेल माय यूनिट। तो थोड़ा निराश होकर बाहर निकला। उसकी सेक्रेटरी को मैंने मेरा कार्ड दिया, मैंने बोला भाई प्लीज़ जब भी कुछ ऐसी इच्छा रहे तो ये मेरा नंबर्स है। लैंडलाइन नंबर रहते थे, तब तो मोबाइल भी नहीं रहते थे, लैंडलाइन नंबर रहते थे अपनी दुकान के, तो वो दिया मैंने ऑफिस के, और नागपुर ऐसे ही हताश होकर वापस आया। थोड़ा सा निराश ज़रूर हुआ था, पर ज़िंदगी में कभी मैंने हारना नहीं सीखा है, कभी भी। कल भी मैंने बताया था कि इन माय लाइफ आई नेवर, मैंने कभी, बहुत मेरे उतार चढ़ाव आए, बहुत बार नीचे ऊपर बहुत चढ़ा मैं, बट कभी भी ऐसा ज़िंदगी में नहीं सोचा कि नहीं यार रुक जा नितिन, अभी यहाँ मैं चलते ही गया और कारवा बहुत अच्छा बनते गया। तो साथ में फिर एक्चुअल क्या होता है, सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, बहुत ही यानी क्वालिटी कंट्रोल बहुत रखना पड़ता है। यानी उसमें करीब 26 जगह पे BIS ऑफिसर तो फैक्ट्री में बैठता ही है, और 26 जगह पे टेस्ट होकर वो सिलेंडर बनता है, और सिलेंडर बन के जब अपने किचन में आता है तो एक्चुअली वो सिलेंडर्स में यदि कुछ गलती से भी कुछ छोटा सा भी लीकेज निकलता है, जब फर्स्ट सिलेंडर फिल होता है और लीकेज निकल के वो प्लांट में जाता है, तो BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और जो एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट, ये दोनों के लाइसेंस सस्पेंड होते हैं, और उसके बिना वो सिलेंडर फिर उस फैक्ट्री में आप बना नहीं सकते हो। तो फॉर्चुनेटली फॉर मी और अनफॉर्चुनेटली फॉर काका, उनका यूनिट 3 महीने में 3 लीकेज निकले, और वो 3 लीकेज निकलने के कारण वो काका एकदम 3 बार सस्पेंशन हुआ, तो परेशान हो गए, यार वो वेर इज़ दैट खारा, वेर इज़ खारा, प्लीज़ कॉल हिम। तो मैं तो एकदम जाग गया। फ़ोन आया सेक्रेटरी का, तो मैं बोला अच्छी बात है, चलो पहुंचा। तो बोले सी आई डोंट वांट टू सेल माय यूनिट, बट तुम आए थे तो मैं, बोलो क्या दोगे? तो बोलो काका यूनिट आपका है, कैसा करना है आप बताइए, जो भी करना है, मैं जैसे आपकी इच्छा है, जो मैं चेक लेकर आया हूँ यहाँ पे। तो बस मैंने भी थोड़ा मन में देखा कि क्या काका क्या बोलते हैं, तो काका ने तो एकदम बोला कि 10 करोड़ रुपए लूँगा। बोले उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 93 की बात, 94 की बात थी ये। तो 10 करोड़ रुपए लूँगा बोले, उसके नीचे बोले यूनिट बेचना नहीं है। तो पहले थोड़ा सोचा कि अब यहाँ से खड़ा हुआ तो काका पता नहीं फिर चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। तो काका के सामने चेक रखा, मतलब जो आपको फिल करना है, आपका लड़का हूँ बच्चा हूँ, जो भी आपको फिल करना है आप देखिए। काका को एक बहुत बड़ी घोड़े का बहुत बड़ा शौक था, वो यानी रेस खेलने बहुत जाते थे पूना, और पूना में बहुत आते जाते रहते थे, यानी बॉम्बे से हर सैटरडे संडे पूना ही जाते थे। वो मुझे पता था, तो मैंने अपने हिसाब से अपना एक मस्त सारथी वाला घोड़े का रथ उनको जाके पहले ही, चांदी का रथ उनको पहले ही दिया था, तो बड़े खुश हो गए थे कि फिर बोले देखो ठीक है, मैं इससे कम नहीं लेना है, तो मतलब ये चेक रखा है, आपको जो भरना है। तो उन्होंने 851 करके वो यूनिट को मेरे को, है ना, मैंने भी नहीं निगोशिएट कुछ किया, फिर मैंने ले लिया। अब जेब में उस टाइम में तो सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया था मेरे जेब में, उतना, उससे ज़्यादा पैसा भी नहीं था, ये भी आप लोगों को खुला बताऊँ, क्योंकि वो भी मैंने चूल्हे वगैरह के बिजनेस से कमाया था अपने 4-5 साल से, जो नागपुर में आया था तो कमाया था। तो हो गया, वहाँ पे दे दिया उसी टाइम में, पहला तो टोकन तो वही दे दिया। अब यहाँ आया, यहाँ आके फिर वापस उतनी क्रेडिबिलिटी बैंक वगैरह में भी अपनी थी नहीं, बैंक में अकाउंट्स बहुत अच्छा था, अपना बिजनेस बहुत अच्छा था, सब चल रहा था काफ़ी। तो यहाँ पर मैं आज भी उनको भूला नहीं हूँ, प्रभाकर राव दटके थे, शिक्षक सहकारी बैंक के चेयरमैन थे। उनके पास गया, मेरी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, ज़िंदगी में क्या बनना चाहता हूँ, वो उनको मैंने मेरा विज़न बताया। पहले पूरा कम से कम 30 मिनट तक उन्होंने मेरे को ध्यान से सुना। उसके बाद में मैंने बोला कि यूनिट मैंने लिया है, प्लीज़ यदि आप फाइनेंस करोगे तो मैं यहाँ पे 36 महीने के चेक आपको हाजिरा दूंगा, एक भी चेक मेरा बाउंस हुआ आप वो यूनिट को टेक ओवर, जो भी करना आप कर लीजिएगा, एक भी चेक बाउंस नहीं होगा, ये 36 चेक मैं आपको दे रहा हूँ। तो इमीडिएटली क्या था, नेशनलाइज बैंक थोड़ा फाइनेंस करने में उस टाइम में तो 3-4-5 महीने लगा देती थी। अब यहाँ तो काका को मेरे को 15 दिन के अंदर बाकी पेमेंट भी करना था सब, उतने कॉन्फिडेंस के साथ में आया था कि नहीं मेरा पेमेंट हो जाएगा। और ऊपर वाले ने भी देखा कि नहीं एक दौड़ने की ताकत रख रहा है, दौड़ रहा है, तो इसको सपोर्ट जरूर करना चाहिए। तो ऊपर वाले की चाह के साथ में प्रभाकर राव दटके भी इतने अच्छे थे, ये प्रवीण दटके जी आज जो है उनके पापा थे वो,
तो उन्होंने तुरंत वहाँ पे बोर्ड मीटिंग इमीडिएटली 3 दिन के अंदर बुलाई उनकी शिक्षक सहकारी बैंक की, और इमीडिएटली मेरे को फाइनेंस कर दिया उन्होंने वहीं के वहीं। मैं बहुत खुश हुआ, यूनिट एकदम अपने हाथ में आ गया, और पूरे 36 महीने में अपन ने बाकायदा एक भी चेक बाउंस हुए बिना पूरे चेक अपन ने पास करवा के उस यूनिट अपने अंडर में आ गया। बहुत खुशी हुई। दूसरा फिर एक यूनिट मैंने देखा हैदराबाद में। अब जैसे जैसे आगे आगे बढ़ता है ना इंसान, तो फिर वो रुकता नहीं है, वो फिर अपनी दौड़ लगाते रहता है। मेहनत जरूर करनी पड़ती है, ऐसा यानी थोड़ा सा जो वर्दिका ने बोला, थोड़ा सा ऐसा है कि मेहनत के बिना होता नहीं है। देखो, साबुन से नहाने वाले रोज लिबास जरूर बदलते हैं, पर मेहनत से नहाने वाले, मतलब पसीने से नहाने वाला, एक दिन जरूर इतिहास बदलता है। ये मेरा मानना है। यानी नो डाउट आपका जब पैशन हो जाता है, आप जैसे वो भी सही बोले, जब आपको कुछ पैशन लगता है कि नहीं मुझे दौड़ना ही है, दौड़ना ही है, दौड़ना ही है, तो आपकी रुकावट नहीं बनती है। पर उसमें साथ में मेहनत यानी बैलेंसिंग करके मैं आज जीता हूँ। मैं ये भी बोलता हूँ आपको, मैं सुबह 5:10 को उठता हूँ, और सुबह से शाम तक मेरी लाइफ बहुत एकदम पंक्चुअलिटी, यानी बहुत 100% पूरी। आप मेरे को बोलोगे 9 बजे मैं यहाँ दिखूंगा तो यहीं दिखूंगा मैं, 9:30 बजे ऑफिस रहूँगा तो 9:30 बजे ऑफिस ही रहूँगा मैं। तो यानी वो डिसिप्लिन आज भी करता हूँ, और पूरी एंजॉय के साथ में जीता हूँ। सुबह मॉर्निंग वॉक में देखते हैं हमारे पीयूष भाई, हमारे फ्रेंड सर्कल बहुत सारे बैठे हैं, अपनी साइकिलिंग करता हूँ, दौड़ता हूँ, करता। अभी वेट भी काफ़ी लॉस किया मैंने, करीबन 8 से 10 किलो वेट लॉस किया। अच्छा, आनंद से पूरा मज़ा आता है। पिक्चर भी देखता हूँ, मूवी को भी जाता हूँ, बीवी को भी खुश रखता हूँ कि नहीं वो ज़रूरी है। और ये बैलेंसिंग करके पूरा चलता हूँ। फैमिली, पूरा परिवार को बहुत अच्छे से देखता हूँ, नज़दीक से देखता हूँ। ऐसा नहीं समझता हूँ कि नहीं, सभी लोग अपने अपने परिवार के हैं। और दूसरा मेरा सिद्धांत का यानी कि टीम वर्क के बिना कुछ नहीं होता है। इंसान जब दौड़ता है ना, उसके साथ में टीम लगती है। अच्छी टीम रहेगी तो ही काम होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आपके पास टीम नहीं रहेगी तो कोई आप अकेले अकेले दौड़ते रहोगे, दौड़ते ठीक है, बट आपके पास यदि टीम रहती है तो आज जो कॉन्फिडेंस ने नई ऊंचाई पाई है वो सब टीम वर्क के कारण। मेरे टीम यहाँ पर शायद आज है नहीं है, पता नहीं। विमल जी है, यतीन भाई है, जो आपके मेंबर्स भी हैं यहाँ पे अच्छे, इलेश भाई है, यतीन भाई है, विमल सर, विमल परवाल जी है। तो ये जो जब टीम बनती है ना, उस टीम के साथ में जब आप दौड़ते हो तो आपको और एक मजा लगाता है। आप एक अलग रीत से दौड़ते हो, और एक इच्छा होती है कि नहीं कुछ करना है, पूरी टीम आपके साथ रहती है। फिर आप जब उनको मोटिवेट करते हो, नहीं ये इम्पॉसिबल वर्ड को आप हटा दीजिए, कि नहीं हो सकता है तो हो ही सकता है, नहीं हो सकता है ये बात नहीं है, ये भूल जाइए कि नहीं हो सकता है। कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ हो, होना तो होना ही है वो। ये जब मैं उनको बोलता हूँ तो उनके भी अंदर से एक आता है। और एक परिवार जब पूरा धीरे धीरे बढ़ते जाता है, मैं हर जगह पे, मैं आज लगभग मेरे छोटे बड़े सब, यानी जैसे हम लोग ऑटो एलपीजी सेक्टर में भी है तो हमारे 209 ऑटो एलपीजी स्टेशन है, 58 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट है अलग अलग जगह पे, यानी पूरे पैन इंडिया में। आज जैसे कोयम्बतूर में है, या सीहोर में है, भोपाल में है, अपने इंदौर में है, उदयपुर में है, विशाखापट्टनम में है, सब जगह पे अलग अलग जगह पे बॉटलिंग प्लांट है। प्लस हमारे 16 सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहाँ पे हम लोग वी आर द लार्जेस्ट एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चर इन फैक्ट इन इंडिया, एंड that we are supplying to IOC, HPC and BPCL, all oil majors plus Reliance and other private people also. So all together यदि मैं ऐसा गिनता हूँ तो लगभग 310-320 यूनिट, मुझे भी पता नहीं है, 320 यूनिट के आसपास कॉन्फिडेंस ग्रुप में आज अम्ब्रेला में है, छोटे बड़े सब मिला के। यानी स्टेशन को पकड़ो, यूनिट्स को पकड़ो, 310-320 यूनिट को। बट आप बिलीव नहीं करोगे, मैं यानी 275 यूनिट्स में गया ही नहीं हूँ आज भी। तो ये जो टीम है ना, वो टीम ही काम करती है। हम तो सीखे, हमारा दिशा निर्देश हम देते रहते हैं, पर आज भी जैसे अभी हमने एक यूनिट एक्वायर किया, अभी दहेज में एक यूनिट हमने आप सबको पता होगा शायद, वो लालजी भाई पटेल करके एक थे, जिन्होंने एक मोदी जी का सूट खरीदा है, उन्होंने आज भी अपने यहाँ पे लगाया। बड़े अच्छे डायमंड मर्चेंट है, करीब आज भी उनका बिजनेस बहुत अच्छा है। बट उन्होंने सीएनजी यानी हाई प्रेशर सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, हाइड्रोजन सिलेंडर, सीएनजी सिलेंडर बनते हैं, वो यूनिट उन्होंने लगाया था। उनको उतना जमा नहीं, तो उन्होंने वही यही कहानी, जैसे गोकुलदास जी जैसी वैसी कहानी में उन्होंने मुझे याद किया, और मैंने वो यूनिट, हम लोगों ने उसको टेक ओवर किया। बट मैं यूनिट में गया, बट वो 1 साल के बाद उस यूनिट में गया। वो यूनिट
देखा भी नहीं। वो हमारे विमल जी गए और 2-3 जने जो मैंने कमेटी बनाई थी वो सब गए, उन्होंने फाइनल करके उस यूनिट को टेक करके वो बताया कि नहीं ये करना है, और मैंने उनको एग्री किया। तो जब मेरा इन शॉर्ट में कह रहा हूँ जो कि टीम वर्क जो होती है ना, वो आपको एक नई ऊंचाई पे ले जाती है। जब टीम आपके साथ में ऐसी टीम हो कि जो आगे बढ़ने की आपके, हाँ नो डाउट आपका मोटिवेशनल लगता है, आपकी इच्छा लगती है, आपका चैलेंज लगता है, सब कुछ लगता है, बट साथ में टीम होना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, जैसे मैं कह रहा था कि हमने एक यूनिट वोल्टास का था, उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव आया है कि वोल्टास यूनिट जैसे 97 की बात थी, वो दूसरा यूनिट 97 में मैं वोल्टास हैज टेकन ओवर होल आल्विन डिवीजन, मीन्स आल्विन हैज सोल्ड देयर होल डिवीजन टू वोल्टास इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेटर, फ्रिज और एक सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, वो भी आल्विन ने पूरा डिवीजन वोल्टास को बेचा था 97 में। और वोल्टास इज मेनली इंटरेस्टेड इन रेफ्रिजरेटर एंड फ्रिज बिजनेस। तो उन्होंने उस सिलेंडर यूनिट को ऐसा ही मेरे को मालूम पड़ा कि नहीं दे आर नॉट इंटरेस्टेड, तो आई अप्रोच देम। मिस्टर भांडारकर करके उनके वाइस चेयरमैन थे। जब उनके पास पहुंचा तो भी जेब में तब ये यूनिट ले लिया था पहले ही, अब दूसरा यूनिट वापस 10 करोड़ रुपए फिर से इन्वेस्ट करना लगभग, यानी पर फिर भी साकाश के साथ में गया कि नहीं करना है कुछ। वहाँ पर भी वही सेम उन्होंने उसको मैंने वहाँ पे दूसरी तरीके से, अलग अलग तरीके से अलग अलग धंधे होते हैं बिजनेस करने की, आप में मनसा होनी चाहिए बिजनेस किस तरीके से करना है। यदि आपके पास नहीं भी है तो भी आपको कैसे जीतना है वो जीतते आना चाहिए। वो भी वही कहानी उनको भी बताई। मैंने बोला कि भाई देखिए ये 24 महीने के चेक मैं आपको दे रहा हूँ, टोकन तो दिया, वोल्टास यानी टाटा के ऊपर मेरे को पूरा भरोसा है, मेरे को आप कुछ भी मत लिख कर देंगे तो भी चलेगा, आपकी सेल डीड जो यूनिट की है मेरे को 2 साल के बाद दीजिएगा, आप 2 साल के बाद यूनिट की सेल डीड करेंगे तो भी मुझे चलेगा, बट मुझे पूरा भरोसा मुझे यूनिट लेना है। उन्होंने भी अपने चेयर में उनके बोर्ड में बात की और उन्होंने उस करके 24 महीने के चेक मैंने पीडीसी दिए उनको, और यूनिट उन्होंने मेरे को मतलब हैंड ओवर कर दिया। मैंने सेल डीड वगैरह नहीं लगी थी, सेल डीड मैंने ही बोला था कि आप 24 महीने के 24 चेक आपके पूरे क्लियर हो जाए, बाद में आप सेल डीड कीजिएगा। क्योंकि अब ऐसा था ना, इतनी जल्दी ऊंचाई जब दौड़ता है ना आदमी, तो बैंक वगैरह भी थोड़ा देखना करना टाइम तो लगता है उसमें भी, तो वो नहीं करते हुए मैंने ये किया। अब उस वक्त की कहानी में भी थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। जब मैंने वो पूरा ले लिया, टोकन दे दिया, जब बॉम्बे पहुंचा तो इंडियन ऑयल, मतलब 3 जनों की कमेटी रहती है, आईओसी, एचपीसी, बीपीसी, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उनकी टेक्निकल ऑडिट टीम आके बैठी। उन्होंने बोला यार ये लीज पर इस आदमी ने यूनिट लिया है, 2 साल में यदि ये लीज में कुछ सिलेंडर का कुछ प्रॉब्लम आया तो वो विल बी रिस्पॉन्सिबल, इधर टाटा और नितिन खारा या कॉन्फिडेंस, कौन रहेगा रिस्पॉन्सिबल। तो वहाँ कहानी का फिर वापस वही ट्विस्ट आने पे फिर वापस उनको समझाया कि नहीं सर, यू टेक अंडरटेकिंग फ्रॉम मी व्हाट्सएवर, कोई भी कहीं पर भी परेशानी आई एम हियर, मेरा एक यूनिट चल ही रहा है आपके अंडर में, ये दूसरा यूनिट आएगा। क्योंकि मेन हमारा सिलेंडर सप्लाई सिर्फ आईओसी, एचपीसी, 90% सप्लाई जो आपके घरों में आता है वो आईओसी से आता है या एचपी से आता है या बीपी से आता है, वो सिलेंडर हमारे यहाँ से पहले उनको जाता है और उनके बाद फिर अपने घरों में आता है। तो मेन सप्लाई, मेन कस्टमर, तो उन्होंने भी समझा, फिर पहले तो थोड़ा आनाकानी हुई, तो काफ़ी ट्विस्ट आने जाते रहते हैं। फिर उसके बाद और यूनिट हमने टेक ओवर करते गए, एक अंकलेश्वर में यूनिट टेक ओवर किया, एक भोपाल में किया। तब तक फिर 2000 का साल आ गया और टेंडर सिस्टम आ गई। टेंडर सिस्टम यानी कोई भी यूनिट नया लगा सकता है। तो आई डेवलप वन वेरी बिग यूनिट इन खपोली, वो भी मेरा एक चैलेंज था। इंडिया का सबसे बड़ा सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मैंने फिर खपोली में लगाया, जो क्या 1 लाख सिलेंडर पर मंथ की कैपेसिटी का प्लांट था वो, और आज भी चल रहा है अच्छे से। तो उस यूनिट को लेने के बाद कंपनी ने कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे बढ़ते गए। फिर से सोचा कि क्यों ना बॉटलिंग इंपोर्ट करके, हम एलपीजी इंपोर्ट करके क्यों ना बॉटलिंग में आए। तो हमने पहला बॉटलिंग प्लांट यहाँ कलमेश्वर में लगाया, फिर दूसरा नासिक में लगाया, ऐसे अलग अलग 58 बॉटलिंग प्लांट कंपनी ने लगाया। इन बिटवीन 2003-4 की बात थी, 4 की बात थी, जब मैंने 2 बॉटलिंग प्लांट टेक ओवर किए थे, एक उदयपुर में था, एक पाली में था। कंपनी का नाम था देवर्सा गैस लिमिटेड। वो कंपनी का आईपीओ आया था 1995 में, उसका आईपीओ, अशोक जैन उसके एमडी थे। अब दोनों प्लांट का सौदा हो गया मेरा, मैंने प्लांट तो ले लिए। तो उसके बाद उन्होंने, अशोक जैन ने मुझे कहा कि नितिन भाई आपने प्लांट ले लिया, अभी इसमें मेरे पास कोई दूसरा एसेट नहीं है, ये लिस्टेड कंपनी है, क्यों ना आप इसको टेक ओवर कर लीजिए। तो पहले तो लिस्टेड कंपनी का उतना अपन नहीं समझते थे, पहले अपन प्राइवेट लिमिटेड में ही खेलते थे। उस वक्त मेरे पास में करीब 37 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो गई थी अलग अलग, क्योंकि कोई भी यूनिट रहता अलग अलग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रहता था। तो जब उन्होंने कहा तो पहले सोचा कि क्या करना है, लिस्टेड कंपनी फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है, सभी को रहता है कि क्या करना है, मगर
तो मेरे साथ में विमल था। विमल क्या था, थोड़ा बचपन से ही, जब से वो पैदा हुआ तब से थोड़ा शेयर बाज़ार का बड़ा खिलाड़ी है। तो उसने थोड़ा सा बोला कि थोड़ा जानकारी मैं भी करता था, ज्ञान अपन भी लेना देना करते, बट विमल जितना नहीं। विमल तो मेरे ख्याल से शायद माँ के पेट के अंदर से ही शेयर बाज़ार करते आया होगा। तो उनने मेरे को बोला कि नहीं सर, ले लेते हैं हम लोग यूनिट इसको, कंपनी को टेक ओवर कर लेते। तो आई डिड फॉर्मेलिटीज़, ऑल फॉर्मेलिटीज़ करके, जो ओपन ऑफर वगैरह करनी पड़ती है वो करके हमने टेक ओवर किया। ये 2004 की बात थी। देन 2007 में मेरे पास कुछ मेरे और एडवाइज़र आए बॉम्बे से, दिल्ली से, और दे एडवाइज मी दैट यू हैव 37 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो व्हाई डोंट टू मर्ज ऑल दिस कंपनी इनटू योर कॉन्फिडेंस। तो मैं बोला यार अभी कैसे करूँ। तो उन्होंने बताया कि यू विल गेट अ गुड माइलेज फ्रॉम द मार्केट। तो मैंने पूरा उनकी बात समझ ली, और उसके बाद हमने 37 कंपनी जो हमारी थी उस सबको रिवर्स मर्ज करके एक अम्ब्रेला नया बना लिया, जो कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड बन गया। जैसे ये कंपनी मतलब डेवलप होते गई, तो यानी जैसे मर्ज हो गई, तो काफ़ी आप सभी को, काफ़ी लोग इसमें से कॉन्फिडेंस के शेयर होल्डर भी है, उनको सबको पता थी। तो 2008 में ऐसी तेज़ी भागने लग गया हो, और उसके बाद फिर वापस बहुत लंबी कहानी चलते चलते फिर हमने ऑटो एलपीजी सेगमेंट में चालू किया। अभी जैसे मैंने बताया, हमने सीएनजी यानी हाई प्रेशर सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग में भी चालू किया, ऑक्सीजन सिलेंडर। अभी जैसे कोविड हुआ था तो उसमें भी हमने काफ़ी 1,30,000 करीब सिलेंडर ऑक्सीजन के बना के मार्केट में दिए। तो कहानी तो बहुत लंबी है, मेरे ख्याल से 2-3 बार मुझे आना पड़ेगा पीयूष भाई यहाँ पर, तब उस कहानी को मैं पूरा कर पाऊँगा यहाँ पे। तो बट फिर भी इतना ही कहूँगा कि कल भी कहा था, भावेश भाई ने जहाँ बुलाया था, कल भी मैंने यही दोहराया था कि ज़िंदगी की असली उड़ान मेरी बाकी है अभी, और मेरे इरादों का भी इम्तिहान अभी बाकी है। अभी सिर्फ नापिए मुट्ठी पर ज़मीन, अभी सारा आसमान बाकी है। बहुत कुछ है। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.